समस्या है और बहुत ही पेनफुल कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में जिसमें महिला एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी ले लेती हैं, फिर भी उनको रिस्पांस नहीं मिलते हैं, काफ़ी परेशान रहती हैं। इसके पीछे, परेशानी के पीछे का मेन रीज़न जो रहता है वो रहता है पेन। पेन एक ऐसी चीज़ है जो ना तो किसी को बताई जा सकती है, ना दिखाई जा सकती है, और उससे महिला बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। आइए इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं कि आपका यूट्रस में कहाँ पर जो है परेशानी होती है, जिसके कारण आपको एंडोमेट्रियोसिस की परेशानी होती है। और ये होता क्या है, क्या होता है एंडोमेट्रियोसिस, इसके पीछे रीजंस क्या रहते हैं, क्या सिम्टम्स देता है, आयुर्वेद के अनुसार क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है इसके लिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये आपकी यूट्रस का डायग्राम है। यूट्रस में आपका ये जो अंदर का जो लेयर है, अंदर की 3 लेयर होती हैं। सबसे अंदरूनी लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं, और जब इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, इसी प्रॉब्लम को एंडोमेट्रियोसिस नाम दिया जाता है। सिर्फ इन्फ्लेमेशन ही नहीं, होता क्या है कि आपकी ये एंडोमेट्रियम की लेयर, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये लेयर जो है जब एक प्रेगनेंसी होती है एक महिला को, तो ये लेयर मोटी हो जाती है और कुशन की तरह काम करती है और बेबी एंडोमेट्रियम की ये जो प्रॉब्लम होती है, इसको आप बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। ये जो अंदर की जो लेयर है, सबसे इंटरनल लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। ये लेयर टूट करके अलग अलग जगह डिपॉजिट हो जाती है। देखिए, आपके पीरियड के दौरान जब ये लेयर जो है मोटी हो जाती है और शेड होती है महीने दर महीने, और जब प्रेगनेंसी होती है तो ये लेयर शेड नहीं होती है, ये कुशन की तरह काम करती है बेबी के लिए। ठीक है, तो ये लेयर जब टूट करके अलग अलग जगह, जैसे यहाँ फंडस एरिया है, ये एरिया, अगर यहाँ पर ये लेयर डिपॉजिट होगी तो जब आपका पीरियड आएगा ये भी ब्लीड करेगी, बट यहाँ कोई नखासी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है ब्लड को बाहर निकलने के लिए। ऑल्दो जब यहाँ पर ब्लीड करती है तो ये रास्ता बना हुआ, ये पैसेज है आपके जेनिटल एरिया से, यहाँ से ब्लड फ्लो होकर के बाहर निकल जाता है। और अगर ये यहाँ पर डिपॉजिट हो जाए ट्यूब्स के ऊपर, तो यहाँ पर भी कोई रास्ता नहीं है। अगर ये ओवरीज के ऊपर डिपॉजिट हो जाए तो यहाँ भी कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसी जगहों पर जब ये डिपॉजिट हो जाती है या फिर बाहरी लेयर पर डिपॉजिट हो जाती है आपकी यूट्रस की, तो यहाँ पर ये पेनफुल कंडीशन क्रिएट करती है, और इसी कंडीशन को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस का जो ये प्रॉब्लम है, ये किस एज में हो सकता है, क्या रीजंस इसके पीछे रहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है ये तो हमने समझ लिया है। एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते भी होती है। शरीर में अगर बहुत लंबे समय से एंडोमेट्रियोसिस के कॉजेस के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इसके पीछे हार्मोनल इम्बैलेंस लंबे समय से अगर बना हुआ है तो भी आपको एंडोमेट्रियोसिस होने की आशंका बन जाती है। अगर आपको पहले पीसीओडी या पीसीओएस की कंडीशन रही है, तो वो अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए या उसका सही से उपचार ना किया जाए, ऐसी कंडीशन में भी आपको एंडोमेट्रियोसिस होने की संभावनाएं रहती हैं। इसके अलावा अगर शरीर में ईस्ट्रोजन डोमिनेंसी है, तो ऐसे में फिब्रॉइड एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस जैसी कंडीशन होने की आशंका बढ़ जाती है। तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन होती है। शरीर में अगर आयुर्वेद के अनुसार देखा जाए, दोषा इम्बैलेंस एंड टॉक्सिसिटी, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिन डिपॉजिट हो रहे हैं और दोषा इम्बैलेंस हो रहा है आपकी योनि प्रदेश के अंदर, आपके वजाइनल एरिया में, नॉट ओनली वजाइनल, आपकी जो रिप्रोडक्टिव एरिया है या फिर आपका जो पूरा का पूरा ये जेनिटल एरिया है, इसमें किसी भी तरह का रिप्रोडक्टिव इश्यूज चल रहे हैं लंबे समय से, या यहाँ पर दोषा इम्बैलेंस हो रहा है, तो उसमें टॉक्सिसिटी हो रही है, वहाँ पर टॉक्सिन डिपॉजिट हो रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है और होती है इस तरह की प्रॉब्लम। अब बात करेंगे कि कॉजेज के पीछे आपका ईटिंग हैबिट्स, आपका लाइफस्टाइल, ये भी इसमें कॉजेज रहते हैं। दूसरा, इसके पीछे कारण कई बार आपकी फैमिली में किसी को था तो आपकी मदर को था, आपको भी इस तरह से हो सकता है, और बाय बर्थ ऐसा कोई कनेक्शन नहीं। एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो क्या सिम्टम्स आते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट एक कंप्लेन के साथ आता है, तो सिम्टम वो चीज़ें हैं जो पेशेंट खुद से फील करता है। सबसे पहले और बहुत ही कॉमन जो इसका सिम्टम रहता है वो होता है पेन। पेन आपकी ग्रॉइन एरिया में पेन हो सकता है, लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है, बैक में पेन हो सकता है। पीरियड्स के दौरान स्पेशली आपको पूरे टाइम पर कभी पेन नहीं हो रहा है, बट जब आपके पीरियड आते हैं पेनफुल पीरियड की कंडीशन इसमें देखी जाती है। इसके अलावा पेनफुल यूरिनेशन की कंडीशन आपको फेस करनी पड़ सकती है।
इरेगुलरिटी इन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज़्यादा हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको हो सकती है, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, बहुत ज़्यादा क्लॉट्स जाएंगे, डिस्कम्फर्ट होगा और प्रेशर पेन की कंडीशन इसमें देखी जाती है कि क्योंकि जब आपकी और ये प्रेशर डालता है आपके ऑर्गन्स पर, जिसके कारण जो है पेन आता है। आपके पीछे अगर आपके फंडस एरिया पर है तो वहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पर जो एक प्रेशर सा बना रहता है, हेवीनेस बनी रहती है, जिसके कारण आपको पेन आता है। तो पेन इतना ज़्यादा होता है कि पेन किलर भी उस पर काम नहीं करते, इंजेक्शन आपको लगवाने पड़ते हैं। इस तरह के सिम्टम्स के साथ में पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। अगर बात करें स्किन या हेयर या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर देता है, ओवरऑल आपकी फुल बॉडी पर इम्पैक्ट डालता है, आपकी ईटिंग हैबिट्स पर इम्पैक्ट डालता है, क्रेविंग हो सकती है, आपको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की। सो अगर डायग्नोसिस की अगर हम बात करें कि इसका डायग्नोसिस कैसे बनेगा, कैसे आप इसको डायग्नोस करवा सकते हैं, कैसे पता लगेगा कि एंडोमेट्रियोसिस है। बहुत सारी महिला परेशान रहती हैं क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग सोचते हैं कि किसी तरह हमें डॉक्टर के पास ना जाने पड़े और हम वीडियो के माध्यम से अपना इलाज करें, बट ऐसा संभव नहीं है। तो अपना सेल्फ ट्रीटमेंट तो इसमें बिल्कुल अवॉइड करें, आप डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट लीजिए, कुछ भी ऐसे ही लेना स्टार्ट मत करिएगा, क्योंकि डराने के लिए नहीं है, रियलिटी इसकी एक डार्क रियलिटी ये है कि अगर इसको सही से इलाज नहीं किया जाएगा तो यूट्राइन कैंसर का चांसेस बना रहता है। इसीलिए एक टेस्ट इसमें कराया जाता है जिससे ये चेकआउट किया जाता है कि कहीं आपको कैंसर सेल तो डेवलप नहीं हो रहे हैं अंदर पर। तो CA-125 नाम का एक टेस्ट है जिसको कराया जाता है और पेशेंट इसमें घबरा जाता है कि हमारा कैंसर रिलेटेड, क्योंकि गूगल कर लेते हैं आजकल हम टेस्ट कराने से पहले, तो टेस्ट कराने से पहले पेशेंट गूगल करता है कि पता नहीं क्यों कराया जा रहा है, तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि ये कैंसर सेल को डिटेक्शन के लिए टेस्ट किया जाता है। बट जैसे कि इसकी रिलेटेड स्टेजेस जो होती हैं उसमें कैंसर डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ये टेस्ट आप डॉक्टर अपनी सारी चीज़ें डायग्नोसिस अच्छा बनाने के लिए ये टेस्ट आपका करवाता है। ऐसे जो कॉमन स्टार्टिंग टेस्ट हैं वो कौन से होते हैं? सबसे पहले इसमें आपका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, ट्रांसवैजाइनल पेल्विक अल्ट्रासाउंड। नॉर्मल अल्ट्रासाउंड इसमें काम नहीं करेगा, ट्रांसवैजाइनल पेल्विक अल्ट्रासाउंड जिसमें प्रोब इंसर्ट किया जाता है वैजाइनल एरिया से और उसके बाद स्कैन किया जाता है। सो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से इसका डायग्नोसिस बनता है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल अल्ट्रासाउंड काम नहीं करता, प्रोब इंसर्ट करके उसके बाद अल्ट्रासाउंड होता है इसका और चेकआउट होता है कि क्या अंदर की कंडीशन है। इसके अलावा अगर कंडीशन ज़्यादा खराब है, अल्ट्रासाउंड में भी इतनी क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो आपका MRI कराया जाता है। MRI से क्लियर होता है कि अंदर की क्या कंडीशन है। तो ये कुछ टेस्ट हैं। इसके अलावा और टेस्ट जो कराए जाते हैं, हार्मोनल पैनल कराया जाता है। हार्मोनल पैनल में चेक किया जाता है कि आपके शरीर में मौजूदा FSH, LH ये हार्मोन्स जो हैं आपके शरीर में, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, ये सारे के सारे किस कंडीशन में है। इसके अलावा साथ के साथ आपके मेटाबॉलिक टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ का टेस्ट कराया जाता है, थायराइड का टेस्ट कराया जाता है, क्योंकि जब शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हाँ, और स्टेजेस बहुत क्रॉस करके जब वो आगे बढ़ गया होता है तो वो आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स दे सकता है। तो कोई रिस्क नहीं लेता डॉक्टर, आपकी ये सभी की सभी टेस्ट कराते हैं। कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन कई बार पेशेंट को हो जाती है, तो ये सारी की सारी कंडीशंस को रूल आउट करने के लिए पेशेंट का जो है इस तरह से डायग्नोसिस बनाया जाता है। ये टेस्ट कुछ कराए जाते हैं। टेस्ट के बाद अगर हम बढ़े, सिम्टम्स की हम बात कर चुके हैं, क्या होता है ये बात कर चुके हैं, कॉजेज हम बात कर चुके हैं। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट पोर्शन पर। ट्रीटमेंट पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग ऑलरेडी ट्रीटमेंट के बारे में सर्च आउट करते हैं गूगल पे कि किसी तरह हमें पता लग जाए क्या ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट के बारे में विस्तार से बात करेंगे। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को। ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपका आता है आहार, फिर विहार और चिकित्सा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, इसी पैटर्न पर मैं आपके पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती हूँ और आयुर्वेद में यही पैटर्न बताया गया है पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए कि उसका पहले जो उसका कॉज है उस पर काम करो। अगर वो कोई गलत चीज़ें खाता है, निदान परिवर्जन करिए उसका। अगर कोई भी रूट कॉज है उसको रूल आउट करने के बाद उसको बंद करिए और उसके बाद उसका डाइटरी चेंजेस करिए, उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए और उसके बाद भी अगर वो ठीक नहीं होता तो उसकी मेडिकेशन भी ज़रूर करिए। और अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक केस है तो साथ साथ मेडिकेशन भी करिए और बाकी सारी चीज़ों को भी फॉलो कराइए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहले आप बात कर रहे हैं हम आपके जो कंडीशन है जिसमें आपका क्या लिस्ट ऑफ फूड जो आप बहुत ढूंढते हैं,
ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपने नहीं खानी है, इसी के बारे में ज्यादा बात करेंगे कि क्या क्या चीजें आपने नहीं खानी है अगर आपको एंडोमेट्रियम की प्रॉब्लम है। सबसे पहले रेड मीट नहीं खाना है, ग्लूटेन नहीं खाना है। ग्लूटेन की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा अगर आप लेते हैं, रोटी बहुत खा रहे हो, ग्लूटेन होता है, जितनी भी चीजों में ग्लूटेन है उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। ग्लूटेन नहीं खाने क्योंकि ग्लूटेन से इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो सबको ऐसा नहीं होता है, मगर बेहतर है कि आप ग्लूटेन फ्री रहें या ग्लूटेन ना खाएं बिल्कुल भी। इसके अलावा सोया आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप सोया प्रोडक्ट्स लेते हैं तो सोया प्रोडक्ट अवॉइड करें। ट्रांस फैट है, इसको अवॉइड करिए। फैटी मीट जितना है, रेड मीट को अवॉइड करिए। आप प्रोसेस्ड फूड को आपने अवॉइड करना है, जंक फूड आपने अवॉइड करना है। आपने जितने भी ये कैंड फूड है, पैक्ड फूड है, उनको अवॉइड करना है। आपने जो भी आपके एक्सेसिव अमाउंट ऑफ, जो अगर आप सॉल्ट इंटेक करते हैं, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ शुगर इंटेक करते हैं या शुगर रिच ड्रिंक्स जो आप लेते हैं बहुत ज़्यादा, उनको आपने अवॉइड करना है। इन सब चीज़ों को आपने ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को अवॉइड करें। एक बहुत कॉमन सी चीज़ जो हम गलती करते हैं वो ये है कि आजकल हम सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो हर दूसरा इन्फ्लुएंसर्स की बात हमें लगता है कि ये हमारे दर्द को समझ रहा है, तो हम उनकी बातें फॉलो करने लग जाते हैं रेदर देन फॉलोइंग द डॉक्टर एडवाइस। तो जो गलती होती है वो होती है सीड साइक्लिंग। सीड साइक्लिंग में क्या होता है कि कहीं पर पेशेंट सीड साइक्लिंग का एक फेज फॉलो करता है, दूसरा फेज फॉलो नहीं करता है, जिसके चलते उसके शरीर के अंदर ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, ईस्ट्रोजन डोमिनेंसी हो जाती है। ईस्ट्रोजन डोमिनेंसी जो है इन कंडीशंस को और ज्यादा खराब करती है। तो आपने ध्यान रखना है कि आपके हार्मोन बैलेंस रहें। हार्मोन बैलेंसिंग पर वर्क करना है। आपके हार्मोन तभी बैलेंस रहेंगे जब आप अपने पीरियोडिक साइकिल के दौरान, आपके पीरियड की साइकिल जो है उसके दौरान अपना खास ध्यान रखेंगे। जो आयुर्वेद के अनुसार बताए गए हैं रूल्स एंड रेगुलेशन में फॉलो करेंगे। 3 दिन नहीं नहाना है, अपने आप से प्यार करना है। नेचुरली आपकी बॉडी क्लीनिंग प्रोसेस पे होती है, जितना रेस्ट ले सकते हैं उतना रेस्ट लेना है। दूध चावल खाइए, ऐसा खाना खाइए जो आसान। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट सवाल करते हैं मैम कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं क्या, या कॉफी पी सकते हैं क्या, इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक और कॉफी जितना ज़्यादा कैफीन इंटेक करेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस में कुछ भी नहीं लेना है। अगर आप रोटी खा रहे हो तो अगर आप 2 रोटी खाते हो तो एकदम से बंद मत करिए, आयुर्वेद का रूल है। अगर आप कुछ गलत चीज़ भी कर रहे हैं तो उसको धीमे धीमे करके स्टॉप करिए, एकदम से बंद मत करिए। उससे क्या होगा, एनर्जी लेवल भी ड्रॉप करेगा और आपकी बॉडी उसकी हैबिचुअल हो चुकी है, तो उसमें भी आपको परेशानी आएगी और आपकी बॉडी आपका सपोर्ट नहीं करेगी। आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, काफ़ी आपकी बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे और आपको लगेगा शायद आयुर्वेदिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, इनको नहीं खाना है। फिर भी इतना बताने के बाद भी सवाल आते रहते हैं, मैम ये सब्जी खा सकते हैं क्या, ये खा सकते हैं क्या। देखिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से बेटर है हरी सब्जियां जो आती हैं, जैसे लौकी हो गया, तोरी हो गया, टिंडा हो गया है, करेला हो गया है, ये सारी सब्जियां खाइए आप। जो हरी सब्जी है, पत्तेदार सब्जियां कम खाइए, उनको अवॉइड करिए जितना आप अवॉइड कर सकते हैं। और हरी सब्जियां जितनी खा सकते हैं उतनी खाइए। मौसम के हिसाब से सब्जियां खाइए। दालों को अगर आप पचा सकते हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, तो आप दालों को अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। अदरवाइज कोई ना कोई नेचुरल प्रोटीन का सोर्स, क्योंकि दालें प्रोटीन का सोर्स है, कुछ ना कुछ नेचुरल प्रोटीन का सोर्स आपने लेना ही लेना है। एग्स लीजिए आप, और आप लीन मीट ले सकते हैं। अब बात करते हैं मेडिसिन की। मेडिसिन से पहले का कुछ प्रोसीजर होता है। जब भी आप आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि पहले अपनी बॉडी की क्लीनिंग कराना। उसमें पंचकर्मा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और पंचकर्मा के माध्यम से ही मैं आपकी बॉडी की क्लीनिंग कराती हूँ और आपको मेडिसिन के, अगर कोई पुरानी मेडिसिन के साइड इफेक्ट हैं बॉडी पर, तो एक तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और जो आप न्यू मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हैं उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज आउट हो जाते हैं। दोषा जो इम्बैलेंस है वो काफ़ी हद तक के बैलेंस हो जाते हैं आपके, और एक नई तरीके से आपकी बॉडी रिजुविनेट हो जाती है और आप नई तरीके से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस रहता है आपका डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। अब डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं है करेले का जूस पी लिया, लौकी का जूस पी लिया और बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता, ये एक दिन का काम नहीं होता। बॉडी क्लीनिंग एक दिन का काम नहीं होता। बहुत लोग आपको बताएंगे, बट आयुर्वेद में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जिसमें एक दिन में आपकी बॉडी का क्लीनिंग हो जाएगी। पूरा प्रोसेस होता है जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ का, कुछ चीज़ों का इंटेक कराया जाता है, कुछ चीज़ों को एक्सपेल आउट कराया जाता है, बॉडी की मसाज होती है, स्टीम होता है, पूरा प्रोसेस होता है, तब आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होता है। ये प्रोसेस हमने बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया है और इसे हम आपको ऑनलाइन भी सिखाते हैं।
कुछ थेरेपीज जो ऑनलाइन नहीं दी जा सकती है वो हम आपको एडवाइस करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप ऑफलाइन डॉक्टर्स के पास जाकर अपने लोकल डॉक्टर से ले सकते हैं थेरेपीज। उसके बाद कस्टमाइज आयुर्वेदिक हैंडमेड मेडिसिन फिर हम आपको प्रिपेयर करके देते हैं। मेडिसिन के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, chakrakosh.com पे जाइए और आप अपनी मेडिसिन कस्टमाइज कराकर कंसल्टेशन बुक करिए, कस्टमाइज मेडिसिन आप ले सकते हैं। और आपको इसका रिजल्ट कितने टाइम में दिखना स्टार्ट हो जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। इसके रिजल्ट्स आपको आपकी पीरियड साइकिल में डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाता है। 3 महीने के अंदर आपको जो है अपनी बॉडी में चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये एक लॉन्ग ट्रीटमेंट फेज होता है, क्योंकि ये कंडीशन ही ऐसी है कि आप ऐसा नहीं है कि आपने 2 महीने 3 महीने 5 महीने मेडिसिन लिया आप ठीक हो जाएंगे, नहीं। इसके रिपोर्ट में भी रिजल्ट देखने के लिए एटलीस्ट आपको 6 से 9 महीने लगते हैं रिपोर्ट में भी, बिफोर आफ्टर के रिजल्ट देखने के लिए। अगर आपकी कंडीशन स्टार्टिंग फेजेस है तो 6 महीने में या 3 महीने में रिजल्ट आ जाते हैं। ऐसे केसेस भी होते हैं, 50% केसेस ऐसे भी होते हैं, बट कम से कम टाइम आपको लगता है 9 महीने का आपकी रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियरली इसकी डिफरेंस देखने के लिए। अच्छा, इसमें एक थेरेपी जो बहुत अच्छा काम करती है, जो मैं रिकमेंड करती हूँ, आप भी अगर कराना चाहते हैं आप करा सकते हैं। उत्तर बस्ती इसमें बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि जब लगातार ब्लड फ्लो हो रहा है अंदर तो अंदर एडिशंस हो जाते हैं और ये इनफर्टिलिटी भी कॉज करता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, क्योंकि ट्यूब्स में एडिशन कॉज करता है तो अंडर ट्रेवल कैसे ट्रैवल करके गर्भाशय तक आएगा, वो प्रोसेस हिंडर करता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।